नेपाल में अभी अस्थिरता फैली हुई है सर, और चीन का नाम कई बार आया, एक शैडो प्लेयर के तौर पर आया। केपी शर्मा ओली का टिल्ट चीन की तरफ किस तरीके से रहा, क्या ये ठीक कहना होगा? एंड यू आर एन एक्सपर्ट, मैं इसीलिए आपसे इस सवाल पूछ रही हूं कि चीन की भूमिका कैसी रही इस दौरान, और आने वाले वक्त में क्या कोई पॉजिटिव / नेगेटिव चीन का रोल हो सकता है? देखिए, इस समय जो सरकार में लोग हैं, चाहे वो ओली साहब हों या प्रचंडा हों, वो तो चाइना के काफी चहेते हैं। तो मुझे कोई ऐसा औचित्य दिखाई नहीं दे रहा कि इस उथल पुथल में कोई चाइना का रोल रहा होगा। जहाँ तक केपी ओली, उनका झुकाव जो चाइना की तरफ है, ये सर्वविदित है, हम जानते हैं इस बात को। और जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत की नीति बहुत साफ है इस बारे में। हम खुद अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, यानी हमें अपनी चॉइस है कि किसको अपने दोस्त चुने, किससे दोस्ती करें, किससे नहीं करें, और बैलेंसिंग करें। ये सब हमारी खुद की भी यही पॉलिसी है। तो हम पड़ोसियों से भी ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो सिर्फ भारत की तरफ देखें और चाइना की तरफ नहीं देखें। लेकिन बॉटम लाइन जो भारत की पॉलिसी है इस विषय को लेकर, वो साफ है कि आप चाइना से दोस्ती करिए, आप किसी XYZ से दोस्ती करिए, लेकिन आपकी उस दोस्ती का खमियाजा भारत को किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। यानी हमारी देश की जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, उससे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करिए। तो ये बात है इस समय। अब इस क्योटिक पोजीशन में चाइना कुछ बढ़ के कुछ करने की सब पॉलिसी नहीं अपना सकता, क्योंकि बिल्कुल इमीडिएट नेक्स्ट डोर नेबर है, ओपन बॉर्डर्स हैं, सिक्योरिटी का सवाल है, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन जो है वो एक संभावना है। इस समय का दुरुपयोग करके बहुत से एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो है यहाँ आ सकते हैं, फिर हमारे व्यापार पे इसका असर पड़ेगा, और जनरली हमारी जो स्टेबिलिटी चाहिए हमें नेबरहुड में विकास की दृष्टि से, वो उसको बहाल करना बहुत जरूरी है। तो इससे में क्या होगा आगे आने वाले दिनों में, जाहिर है सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी है लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करना वहां पे। फिर कोई ऐसा एक इंटरिम सेटअप होना चाहिए जो एक्सेप्टेबल हो, जो एजिटेशन कर रहे हैं उनको भी, और जो आम पब्लिक है उसको भी लगे कि हाँ भाई, कुछ लोग आए हैं, चाहे कुछ समय के लिए आए हैं, एक नई दिशा देंगे। 6 महीने में, साल में दोबारा इलेक्शंस होंगे, फिर जनता डिसाइड करेगी कि किसको उन्होंने लाना है। लेकिन जो बार बार बात कुछ लोग कर रहे हैं कि संविधान के अंदर ही होना चाहिए, अगर उसका ये मतलब है कि संविधान के अंदर रहकर राष्ट्रपति कोई मल्टी पार्टी या ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनाए, और फिर वो पुरानी कहावत के तौर पे पुरानी शराब को नई बोतल में डाल के परोसे, तो वो मुझे नहीं लगता कि एक्सेप्टेबल होगा जेन जी को खास तौर से। तो कुछ नए चेहरे तो उनको लाने ही पड़ेंगे, लेकिन ये हो सकता है कि बजाय आर्मी का एक रोल है, आर्मी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने में इस समय। पुलिस अथॉरिटीज का भी वही रोल है, और बाकी जो प्रक्रियाएं हैं वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या दूसरे जो संविधान के तहत जितने लोग हैं वहां पे, वो सब मिलके कुछ ऐसे लोगों को चुने जो इंटरिम सरकार बनाए और इसको आगे बढ़ाए। तो ये तो दिख रहा है इस समय, बाकी आने वाले दिनों में क्या हो। बिल्कुल सर, दैट्स अ फ्यूचर कॉज। थोड़ा सा अचल सर, बीच बीच में आपका नेटवर्क कंटिन्यूअसली जरूर ब्रेक हो रहा था, बट आई थिंक योर पॉइंट हैज बीन वेरी क्लियर। संजीव श्रीवास्तव सर, क्योंकि अभी पड़ोसियों की हमने बात की और भारत के पड़ोसियों की बात की, हमने बहुत उथल पुथल देखी है। नेपाल में हमने उथल पुथल देखी, म्यांमार से लेकर बांग्लादेश में हमने उथल पुथल देखी, श्रीलंका में हमने उथल पुथल देखी, चीन हमारे पास है, पाकिस्तान क्या है, एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान क्या करेगा। लेकिन इस उथल पुथल के बीच में नेपाल में मची हुई उथल पुथल साउथ एशिया में, क्या आपको लगता है एक सिक्योरिटी कंसर्न है, एक चैलेंज इस वक्त है, और अगर है तो फिर उसको कैसे हैंडल करना? निस्संदेह ये एक भारत के लिए भी बड़े चिंता का विषय है, और नेपाल के साथ तो हमारे बहुत ही विशेष और गहरे संबंध हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक जो संबंध हैं, रोटी बेटी का रिश्ता है।
और ये जो नेपाल के अंदर अगर अस्थिरता होगी तो जाहिर है कि भारत को भी इससे दुख होगा, भारत के लोग भी इससे व्यथित होंगे। तो नेपाल के अंदर की जो स्थिरता है वो आनी चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत की जो सरकार की नेपाल की जो पूरी स्थितियों को लेकर के बहुत ही पैनी नज़र है, और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का ये जो नया भारत है वो अपने पड़ोसियों को सर्वप्रथम स्थान पर रखता है। नेबरहुड फर्स्ट की हमारी पॉलिसी है। और इस तरीके की जो भी अस्थिर स्थितियां, पूर्णिमा जी, चाहे वो श्रीलंका में रही हों, चाहे वो बांग्लादेश में जो स्थितियां बनी, म्यांमार में जो स्थितियां बनी, या अब नेपाल में जो स्थितियां घटित हुई हैं, सब पे भारत की एक सलाहकारी भूमिका भी रही है कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं, उसको मजबूत बनाने की आवश्यकता है। यही बात भारत ने म्यांमार के संदर्भ में भी कही थी कि वहाँ पर डेमोक्रेसी रिस्टोर होनी चाहिए। बांग्लादेश में भी ये भारत ने सलाह दी थी कि वहाँ पर ऐसे जो साजिशकर्ताओं के ऊपर कार्रवाई हो और लोकतंत्र की संस्थाओं की जो बहाली हो, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं फिर से वापस लौटें। और इसी तरीके से हमने श्रीलंका को भी बहुत बड़ी मदद पहुँचाई थी। साथ ही साथ अब नेपाल में जो स्थितियाँ हैं उसमें भी भारत नेपाल को हर तरीके की मदद देने को तैयार है। लेकिन एक बात मैं इसमें कहना और चाहता हूँ, जैसा कि हमारे भाई कंचन झा जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बताया है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये नेपाल के लोकतंत्र के नेताओं की पूरे नेपाल के लिए एक अवसर के तौर पर भी बदल सकता है, बशर्ते कि उससे वो लेसन्स लें और इस पूरी जो अलार्मिंग सिचुएशन है उसमें वो ऐसे मेजर्स उठाएं, बुद्धिमत्तापूर्ण, विवेकपूर्ण, जिम्मेदारी भरे जो है निर्णय लें। और वहाँ का जो पूरा पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट है, ये सभी की जिम्मेदारी है कि इस अवसर को जाने न दें, और यही नेपाल के भविष्य के लिए अच्छा होगा। जैन जी को भी चाहिए कि जो लोकतंत्र वहाँ पर बना रहे और लोकतांत्रिक मूल्य वहाँ बने रहें, संस्थाएं बनी रहें, संवैधानिक जो प्रक्रियाएं वहाँ पर चलती रहें, इसको भी जैन जी को भी केंद्र में रखना होगा। सभी को लोकतंत्र का जो मूल्य है, लोकतांत्रिक भविष्य को केंद्र में रखते हुए अपने निर्णय लेने होंगे, और तभी सहमतियां बन सकती हैं। यदि पहले के जो दौर में यही हुआ है कि वो सत्ता लोलुपता रही है, भ्रष्टाचार रहा है, जनता के हितों की अनदेखी करने का, इग्नोर करने का जो रुख रहा है, वो सब अब दूर होना चाहिए। और लोकतंत्र वहाँ पर कैसे मजबूत हो, नेपाल प्रगति के रास्ते पर कैसे बढ़े, उत्थान हो, विकास हो, संपन्नता कैसे आए, और वहाँ की आर्थिक समस्याएं कैसे दूर हों, बेरोजगारी का जो संकट कैसे दूर हो, इन सारे विषयों पर आने वाली जो भी सरकारें हैं, चाहे वो अंतरिम सरकार हो और या जो इलेक्शंस के बाद जो सरकारें बने, सभी की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन इसके लिए सर फिर बहुत जड़ से सफाई करनी होगी। फिर इसके लिए बहुत जड़ से सफाई, क्योंकि उन्होंने जब मगेशी का जिक्र किया तो किस तरीके से ऊपर के इलाके, नीचे के इलाके में एक बायसनेस देखने को मिली, कैसे भेदभाव की स्थिति कंटिन्यूअसली वो चलती आई है फिर हमेशा से। और यही वजह थी कि फिर लोगों ने राजशाही को हटाकर फिर लोकतंत्र के चुनाव करने की जरूरत, तो बहुत जड़ से इसकी सफाई करनी होगी। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता था कि लोकतंत्र एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर भी आता है। लोकतंत्र को चलाना एक बहुत बड़े दायित्व को निभाने जैसा है। पाकिस्तान में आप देखिए तो वहाँ पर किसी भी लोकतंत्र के नेता को वहाँ पे सेना ने बढ़ने नहीं दिया, और वहाँ पर लोकतंत्र सिर्फ दिखावे का लोकतंत्र बन के रह गया। लेकिन नेपाल के अंदर मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ के लोग, वहाँ का जो जेन जी हो, चाहे अन्य जनरेशन के लोग हों, वो ऐसे लोगों को जरूर पसंद करेंगे कि जिनके के अंदर एक जिम्मेदारी का भाव हो, और ऐसी जो गार्जियनशिप जो अगर कोई दे सकता हो, कोई ऐसा चेहरा आ सकता हो, चाहे वो सुशीला कार्की जी हो या कोई अन्य हो, उसको वर्तमान समय में एक जिम्मेदारी लेनी होगी, अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी लेनी होगी, या और उसके बाद जो फ्रेश इलेक्शंस होंगे उसके बाद भी एक जिम्मेदारी भरे भाव से कार्य करना होगा। दिया चाहिए जो अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर जाए नेपाल को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। केडिया साहब 30 सेकंड्स आपके कमेंट के लिए रखूंगी, फिर बरखा जी आपके लिए भी, और एक क्लोजिंग कमेंट कंचन जी आपसे लूंगी। केडिया साहब, जो लोग अभी भी राजशाही की बात कर रहे हैं, गिने चुने लोग होंगे लेकिन कर रहे हैं, तो क्या वो पुराने जख्मों को कुरेदने जैसा नहीं है? नहीं, राजशाही तो अभी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि राजशाही को तो बहुत पहले उखाड़ के फेंक चुके हैं। बात करने वाले सर अभी भी कर रहे हैं उसके लिए। नहीं, बात करने वाले तो मतलब कुछ भी करेंगे। ठीक है सर, वो होता ही रहेगा। कोई यहाँ पे लोकतंत्र है, लोकतंत्र ही चाहिए नेपाल में। डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेट कंट्री है, इसलिए ये राजतंत्र का कोई भी कुछ मतलब यहाँ पे नहीं। ठीक है, कंचन जी आपको जोड़ना चाह रहे थे, 30 सेकंड्स रखूंगी आपके लिए भी। अनम्यूट करेंगे कंचन जी।
जी सॉरी, मैं एक तो महत्वपूर्ण बात रख के अपना बात खत्म करूंगा कि अस्पष्टता के बावजूद भी संविधान के भाग 30 में आपातकाल का प्रावधान है जिसे राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं, और लेकिन केवल ये 6 महीने के लिए प्रावधान है। प्रतिनिधि सभा जो है उसको भी भंग होने पर भी राष्ट्रीय सभा जो बनी रहती है और उसकी भूमिका बढ़ जाती है। इसीलिए हाल ही में अभी देखिएगा तो रामचंद्र पौडेल जी राष्ट्रपति ने लिखित संदेश भी दिया है, और छात्रों और नागरिक समाजों को के नेताओं को भी अब लोकतंत्र की रक्षा के लिए संविधान से बाहर जाने की मांग कर रहे हैं। अंतिम में हम क्या कहना चाहते हैं कि ये कहना आसान है कि अब नेपाल किस रास्ते पर जाएगा, कहना आसान तो नहीं है, लेकिन कानूनी जानकारों से अब अगर बात कीजिएगा कि वो भी कह रहे हैं कि ये स्टेट नेसेसिटी या जो पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं कि एक्सेप्शन ऑफ नेसेसिटी के सिद्धांत की ओर भी हम लोग बढ़ सकते हैं, और जिसमें संविधान और कानून, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी ये यथावत रहे। और इसको अंतिम में हम 10 सेकेंड लेंगे कि सकारात्मक रूप से सिर्फ देखा जाए तो समाधान संविधान के भीतर ही है, और इसको एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जाए। आधा समाधान तब मिल जाता है जब समस्या के बारे में पता चल जाए। ये अच्छी बात है कि समस्या के बारे में पता है तो समाधान ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। जल्दी से बरखा जी आपका एक क्लोजिंग कमेंट, टाइमर रख रही हूँ मैम, फिर वाइंड अप करूँ। लोकतंत्र बहाल होना चाहिए, जल्द से जल्द युवाओं की जो समस्या है उसके ऊपर गौर करना चाहिए, न्यू फेस चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करिए। न्यू फेस वो होना चाहिए जिसपे जनता ट्रस्ट कर सके, और वो एक सही काम और सही दिशा में होना चाहिए, जिससे कि जल्द से जल्द जो एक माहौल बना हुआ नेपाल में वो एक नेगेटिव माहौल है, और उसे वहां पर सब कुछ सही बेहाल हो और वहां की जनता खुश रहे। और जब भी हमारा पड़ोसी अगर दुखी है तो हम भी दुखी बिल्कुल हैं। ठीक बात है। उसे और नेपाल जल्द से जल्द बिल्कुल, और नेपाल का भविष्य उसी राह पर टिकेगा जहां पर जनता का भरोसा कायम रहेगा। जो जनता आज सड़कों पर उतरी है उसके उस भरोसे को वापस पाना ही मुझे लगता है एक बड़ी जीत के तौर पर जो भी संभाले, देश को संभाले, आगे बढ़ाए, ये उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आंचल मल्होत्रा सर, संजय श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत धन्यवाद, संजय केडिया साहब, कंचन झा जी और साथ ही बरखा जी आपका भी शुक्रिया।